नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम विद्युत सेलों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने प्राथमिक सेलों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम द्वितीयक विद्युत सेलों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं सेल से। देखिए, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के आधार पर किसी बाह्य परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को अनवरत बनाए रखता है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट। साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया है कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने पर दूसरी बार या पुनः प्रयोग करना संभव नहीं होता है, अर्थात ये गैर रिचार्जेबल होते हैं। साथ ही इनमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो शुष्क रूप में होता है या पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए उनको शुष्क सेल भी कहते हैं। राइट। अब शुष्क सेलों में हम यहाँ पर ये जो तीन सेल हैं, राइट, प्राथमिक सेलों में साधारण वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल एवं शुष्क सेल, इनको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। राइट। जिस सेल का सबसे पहली बार उपयोग किया गया था वो था साधारण वोल्टेज सेल, जिसका संवर्धित रूप था लेक्लांसी सेल। राइट। और लेक्लांसी सेल में जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया शुष्क सेल में, और शुष्क सेल में लुगदी के रूप में या पेस्ट के रूप में नौसादार का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको लाना ले जाना, इसका परिवहन आसान है और इसका प्रयोग कई उपकरणों में, खिलौनों में, राइट, और टॉर्च में किया जाता है, इसलिए इसको टॉर्च सेल भी कहते हैं। तो प्राथमिक सेलों में ये तीन सेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है डेनियल सेल को पढ़ते हैं। राइट। जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल वोल्टेज सेल का ही क्या है, संशोधित रूप है। राइट। तो जो डेनियल सेल है वो वोल्टेज सेल का संशोधित रूप है और इसको प्रमाणिक सेल की भांति भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसकी संरचना को हम यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। राइट। तो ये जो डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल में यहाँ पर तांबे का एक क्या होता है, पात्र होता है। राइट। जैसे हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछला वाला जो हमारा सेल था, कौन सा, शुष्क सेल, शुष्क सेल में हमने किसका पात्र लिया था, जस्ते का पात्र लिया था। राइट। जो कि कैथोड की तरह कार्य कर रहा था। इस सेल में हम क्या कर रहे हैं, इस सेल में जस्ट इसका क्या है, थोड़ी सी स्थिति में क्या है, परिवर्तन है। राइट। तो यहाँ पर जो डेनियल सेल है इसमें तांबे का क्या होता है, पात्र होता है, और ये जो तांबे का पात्र है ये कार्य करता है किसका, एनोड का कार्य करता है। राइट। तो यहाँ पर तांबे का एक वर्तन होता है जो कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो भरा रहता है। साथ ही इसमें पारालेपित जो है क्या होती है, जस्ते की छड़ होती है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, पारालेपित। साथ ही ये जो जस्ता लेपित छड़ होती है ये क्या होती है, ये पारालेपित होती है। और पारालेपन का कारण क्या है, हमने पहले भी समझा है कि पारालेपित जो जस्ते की छड़ होती है उससे स्थानीय क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, जस्ते की छड़ हो जाएगी। और खास बात ये है कि ये जो जस्ते की छड़ होती है ये एक सरंध्र पात्र में क्या होती है, रखी हुई होती है। तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, एक सरंध्र पात्र हो जाएगा। तो ये वहां जाएगा ए, अगर आप उसके अनुसार चले तो ये पात्र ए तांबे का पात्र होता है। राइट। जो कि किसका कार्य करता है, एनोड का। फिर ये जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, पारालेपित जस्ते की छड़। राइट। और पारालेपित जस्ते की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड की तरह कार्य करती है। ये क्या हो जाएगा, एक सरंध्र पात्र हो जाएगा, सरंध्र पात्र। और इसी सरंध्र पात्र में यहाँ पर ये जो भरा हुआ होता है ये क्या भरा हुआ होता है, ये होता है H2SO4। राइट। तो ये हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस बर्तन में ये जो सरंध्र पात्र होता है, राइट, इस सरंध्र पात्र के राइट, इस सरंध्र पात्र के जो बाहर है
इस सरंध्र पात्र के बाहर यहाँ पर क्या भरा रहता है, विध्रुवक भरा रहता है, और इस विध्रुवक को क्या बोलते हैं, CuSO4। तो यहाँ पर जो CuSO4 है ये विध्रुवक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो अब सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कैथोड क्या हो जाएगी, पारालेपित, ये हो जाएगी यहाँ पर पारालेपित जस्ते की छड़, जो कि किसके रूप में कार्य कर रही है, यहाँ पर कैथोड के रूप में कार्य कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल के रूप में। तांबे का पात्र हो जाएगा जो कि एनोड के रूप में कार्य कर रहा है। फिर ये जो सरंध्र पात्र होता है उसमें H2SO4, राइट, इसमें क्या होता है, H2SO4 होता है, जो कि किसके रूप में कार्य कर रहा है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही साथ इसमें विध्रुवक के रूप में क्या मिला देते हैं, इसमें कॉपर जो सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का घोल, जो कि विध्रुवक का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर डेनियल सेल की संरचना हो जाएगी, या डेनियल सेल का क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। अब ये जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, 1.08। तो साधारण वोल्टियक सेल का 1.08, फिर लैक्लांसी सेल का 1.5 वोल्ट, फिर शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट, और डेनियल सेल जो कि किसका संशोधित रूप है, साधारण वोल्टियक सेल का, तो इसका भी विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 होता है। और दरअसल ये इसका प्रयोग भी जो है प्रयोगशालाओं में किया जाता है, और इसका प्रमाणिक सेल की भांति क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका दोष है कि इससे एक समान जो है धारा इससे नहीं ली जा सकती है। तो ये था हमारा डेनियल सेल, राइट। अब हम यहाँ पर जो है साधारण वोल्टियक सेल, लैग्रांजी सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल, ये चारों प्राथमिक सेलों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनसे बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है और दी जा सकती है, अर्थात ये निरावेशित होने के पश्चात इनको बाह्य परिपथ से जो है हम धारा दे सकते हैं, अर्थात ये चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये जो द्वितीयक सेल होते हैं ये चार्जेबल होते हैं। इनमें जो भी विद्युत अपघट्य होता है वो द्रव में होता है, इसलिए इनको नम सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेलों की तुलना में इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, राइट। इनसे प्रबल धारा ली जा सकती है, राइट। और द्वितीयक सेल में एक हो जाएगा यहाँ पर सीसा संचायक सेल जिसको अम्लीय सेल कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा नीफे सेल जिसको हम क्षारीय सेल कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सीसा संचायक सेल की, और ये भी 11 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। दो सेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हो जाएगा टॉर्च सेल, अर्थात कौन सा हो जाएगा, शुष्क सेल भी 11 नंबर में पूछा जा सकता है, और वहीं जो सीसा संचायक सेल है ये भी 11 नंबर में आने की पूरी संभावना रखता है। तो इन दो सेलों को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, राइट। तो समझते हैं सीसा संचायक सेल को। देखिए सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है, राइट, जिसका निर्माण सबसे पहले सन 1860 में वैज्ञानिक किसने किया था, प्लांटे ने किया था। फिर बाद में 1881 में इसका जो फोरे है, वैज्ञानिक फोरे ने इसमें क्या किया, संशोधन किया, राइट। और संशोधन के पश्चात में इस सेल को हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सीसा संचायक सेल है इसका आविष्कार किया था 1860 में प्लांटे ने, फिर 1881 में फोरे ने इसमें संशोधन किया था, क्लियर। और चूंकि हम इस सेल में H2SO4 का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस सेल को क्या कहा जाता है, अम्लीय संचायक सेल भी कहा जाता है। और इस सेल का प्रयोग मुख्य रूप से कार है, ट्रैक्टर है, या जो भी 4 व्हीलर है उनमें बैटरी के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसको कार बैटरी सेल भी कहा जाता है, राइट। अब हम इसकी जो है संरचना पढ़ेंगे। तो इसकी संरचना को अगर हम देखें तो जो सीसा संचायक सेल है उसकी संरचना बिल्कुल ही क्या है, आसान है, राइट। सीसा संचायक सेल में एक बर्तन होता है और इस बर्तन में दो क्या होती हैं,
छड़ें होती हैं। ये बर्तन हो जाएगा जिसमें एक ये छड़ हो जाएगी यहाँ पर, जो कि किसका कार्य करती है, पॉजिटिव टर्मिनल का कार्य करती है। और एक और जो छड़ हो जाएगी, और ये दोनों ही जो छड़ें हैं ये किसकी बनी होती हैं, शीशे की बनी होती हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल हो जाएगा, राइट। और इस सेल में क्या भरा हुआ होता है, इस सेल में यहाँ पर H2SO4 क्या होता है, भरा हुआ होता है, राइट। तो सीसा संचायक सेल में एक बर्तन में लेड की दो छड़ें हुई होती हैं जो कि जाली की अवस्था में होती हैं। और इनकी जालियों को भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो दोनों छड़ें होती हैं, राइट, ये दोनों छड़ें किसकी मिलकर बनी हुई होती हैं, जाली की। जाली किस तरीके की होती है इसको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। हाँ, यहाँ पर बताना उचित रहेगा। ये देखिए, इस जाली में इस तरीके से यहाँ पर ये जो होता है, इधर जो होता है इस जाली में इधर होता है पीवी, राइट, लेड हो जाएगा। और इसके जो अंदर होती है, जो ग्रिड पैटर्न होता है, इसमें क्या भरा होता है, पीवीओ, जिसको क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी, राइट। तो जो सीसा संचायक सेल होता है, सीसा संचायक सेल में एक बर्तन में, राइट, सीसा संचायक सेल में एक बर्तन में H2SO4 लिया जाता है। तो सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें कितना होता है, 20% सांद्रता वाला। तो सीसा संचायक सेल में कांच, रबर या प्लास्टिक का एक बर्तन होता है जिसमें 20% सांद्रता का क्या होता है, H2SO4 होता है। और इसमें दो छड़ें होती हैं, राइट, किसकी, लेड की छड़ें या शीशे की दो छड़ें होती हैं, जिसमें से एक जो छड़ है वो किसके रूप में कार्य करती है, धनायन के रूप में। और जो दूसरी छड़ होती है वो किसके रूप में कार्य करती है, ऋणायन के रूप में कार्य करती है। और ये जो छड़ें होती हैं ये इस ग्रिड पैटर्न में बनी होती हैं, जिसमें से बाहरी किनारों पर क्या होता है, लेड होता है, और अंतर क्या होता है, लिथार्ज होता है या पीबीओ भरा रहता है। जब ये सेल क्या होता है, यहां पर इसका क्या होता है, आवेशन से पहले की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो यहां पर ये हो जाएगा, इसमें PbSO4, Pb प्लस का PbSO4 होता है। परंतु इसका एक डायग्राम और बनता है, क्योंकि ये सेल जब क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के पश्चात इसमें एक और कंडीशन बनती है, देखिए बाकी की क्रिया विधि क्या रहेगी, वही रहेगी। अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवेशन के पूर्व या निरावेशन के पश्चात कैथोड एवं और एनोड दोनों प्लेटों पर क्या होता है, यहां पर एक तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर PbSO4 का मिश्रण होता है। तो आवेशन के पूर्व या क्या हो जाएगा, निरावेशन के पश्चात, राइट। और अगर हम देखें यहां पर आवेशन के पश्चात, अब यहां पर देखिए इसमें दो डायग्राम बनेंगे। उसका कारण क्या है, समझिए। देखिए जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेलों में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात ये चार्ज भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। तो निरावेशन के पश्चात, अर्थात जब इसका क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसकी दोनों छड़ों पर क्या होता है, Pb और PbSO4 होता है। परंतु जब सेल क्या होता है, आवेशित हो जाता है, राइट, जब सेल क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के पश्चात इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये जो एनोड है, एनोड पर क्या रहेगा, एनोड पर रहेगा Pv, और कैथोड पर क्या रहेगा, यहां पर Pv क्या हो जाएगा,
O2 हो जाएगा। तो ये इसकी दो क्रियाएं आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा, राइट। तो ये H2SO4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, आवेशन के पश्चात में, तो इसको हम निरावेशन के पश्चात या इसको हम क्या कह सकते हैं, आवेशन के पूर्व। चलिए, तो अब मैं आपको इसकी पूरी क्रियाविधि बताता हूं। सबसे पहले तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में कांच का, रबर का या प्लास्टिक का एक बर्तन होता है जिसमें 20% सांद्रता वाला H2SO4 होता है तथा ग्रिड पैटर्न पर आधारित क्या होती हैं, शीशे की दो छड़ें होती हैं या शीशे की दो जाली बनी होती हैं या शीशे की दो स्तंभ होते हैं जो कि जिनमें जाली बनी हुई होती है। और उन जालियों में अगर हम देखें तो बाहर की ओर क्या होता है, लेड, और अंदर की ओर क्या होता है, लिथार्ज, PVO होता है। क्लियर। जब ये सेल क्या होता है, इसका आवेशन के पहले या ये पूरा को पूरा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये दोनों जो प्लेट होती हैं, धनावेशित प्लेट, इस पर होता है PvSO4 और इस पर भी क्या होता है, PvSO4 होता है, राइट। अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के पश्चात ये इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर Pb हो जाता है, किस पर, एनोड पर। ये ध्यान रखें, आवेशन के पश्चात में इस पर यहाँ पर Pb हो जाएगा एनोड पर और कैथोड पर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। फिर जब हम सेल से विद्युत धारा लेंगे तो पुनः H2SO4 अपने आयनों में टूटेगा, जिनसे Pb जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पर H2SO4 अपने आयनों में टूटेगा और इसमें जो SO4 नेगेटिव है वो Pb से क्या करके क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर जो है Pb प्लस का SO4, अगर ये क्रिया कर लेंगे तो ये क्या बना लेंगे, PvSO4 का निर्माण कर लेते हैं, राइट। और इस तरीके से जो सेल है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिर डिस्चार्ज हो जाएगा या निरावेशन के पश्चात उसके किनारों पर क्या बचेगा, PvSO4 बचेगा। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये PvSO4 पुनः ये टूट जाएगा, जो है SO4 पुनः H2SO4 में घुल जाएगा और फिर से इसके जो एनोड है उस पर Pb बचेगा और कैथोड पर क्या बचेगा, PbO2 बचेगा। इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा क्या होगा, चक्र यहाँ पर चलता रहता है, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें आप ये याद रखें कि इस सेल की जो रासायनिक क्रिया है या इस सेल की क्रिया में क्या होता है कि आवेशन के दौरान जो धनायन है वो कैथोड पर और ऋणायन जो है वो एनोड पर जाते हैं। वहीं जब सेल क्या होता है, निरावेशित होता है, तो उसमें जो ऋणायन है वो कैथोड पर और धनायन है वो किस पर जाते हैं, एनोड पर जाते हैं। और इससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। साथ ही अगर हम देखें आवेशन के पूर्व या निरेवेशन के पश्चात में दोनों छड़ों पर धनात्मक एवं ऋणात्मक जो टर्मिनल होते हैं उस पर लेड एवं PvSO4 होता है। परंतु जब हम सेल को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो चार्ज करने के पश्चात जो है दोनों छड़ों पर अगर हम देखें तो धनात्मक टर्मिनल पर Pb होता है और ऋणात्मक टर्मिनल पर PvO2 होता है। फिर जब हम सेल को प्रयोग करेंगे तो ये Pb इससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और PvSO4 बना लेगा। तो दोनों छड़ों पर क्या हो जाएंगे, PvSO4 बना लेंगे, राइट। और फिर जब हम उनको आवेशित एक तरीके से क्या करेंगे, उनको चार्ज करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल जो है टूट जाएंगे। अर्थात इस तरीके से सेल क्या है, जो है सेल चार्ज भी होता रहेगा और डिस्चार्ज भी होता रहेगा। जब हम उसको प्रयोग करेंगे तो सेल डिस्चार्ज होगा और जब हम उसको बाह्य परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। इसलिए इसमें दो डायग्राम बनेंगे, तो विधिवत आप इसके दोनों डायग्राम लिखें। सीधी सी बात है, निरावेशन के पश्चात दोनों टर्मिनल धनात्मक एवं ऋणात्मक पर Pb और SO4 होता है, राइट। और यहां पर आवेशन के पश्चात धनात्मक एनोड पर या एनोड पर क्या होता है, Pb और कैथोड पर क्या होता है, PbO2 होता है। साथ ही जब आवेशन होता है
सेल को चार्ज करते हैं तो धनात्मक कैथोड पर जाते हैं, ऋणायन एनोड पर जाते हैं, और जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ऋणायन किस पर जाते हैं, कैथोड पर, और धनायन किस पर जाते हैं, एनोड पर जाते हैं। तो ये इस सेल की हमने संरचना और कार्यविधि समझ ली है। अब इसका विद्युत वाहक बल जो है वो कितना होता है, 2.2 होता है। अब सीसा संचायक सेल एक ऐसा सेल है जिससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि सीसा संचायक सेल के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, या इसके प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा सीसा संचायक सेल के गुण या सीसा से संचायक सेल की विशेषता। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक सेल या नीफे सेल की तुलना में इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट 2.2 होता है, अर्थात इसका विद्युत वाहक बल अन्य सेलों की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, अधिक इसका ईएमएफ होता है, इससे हम इससे जो है प्रबल धारा ले सकते हैं, राइट। और प्रबल धारा के साथ साथ इसका जो ईएमएफ है वो भी लगभग क्या रहता है, नियत बना रहता है। जैसे ही आप इसको चार्ज करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज जब हम उपयोग करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आवेशन एवं निरेवेशन की क्रिया में इसका जो ईएमएफ है वो नियत बना रहता है, और ये अन्य सेलों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि इस सेल से हम जो प्रबल धारा है वो अधिक क्या कर सकते हैं, देर तक ले सकते हैं। और अगर ये सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो हम इसको पुनः बाह्य विद्युत धारा का प्रयोग करके इसको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। अब हम यहाँ पर जो सीसा संचायक सेल है इसकी जो है हानियों को समझेंगे, या सीसा संचायक सेल के जो दोष हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां पर अगर हम देखें तो जो शुष्क सेल है उसकी कीमत कितनी होती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये। वहीं जो सीसा संचायक सेल है इसकी कीमत 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक भी होती है। तो ये जो सेल है सीसा संचायक सेल अन्य सेलों की तुलना में क्या होता है, अधिक कीमती होता है। साथ ही साथ इसमें लिक्विड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए, और ये भारी भी होता है। तो भारी होने के कारण और विद्युत अपघट्य द्रव्य होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ इसकी दक्षता केवल कितनी होती है, 30% होती है। और इस सेल से निरंतर उपयोग करने के लिए इसके लिए रख रखाव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो समझते हैं अब कि सीसा संचायक सेल को प्रयोग में लाने के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सीसा संचायक सेल का प्रयोग करते समय या उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियों को रखना चाहिए। तो उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब यह सेल पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो इसका ईएमएफ होता है 2.2, और हम उसका उपयोग करेंगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि अगर इसका डिस्चार्ज होते समय इसका विद्युत वाहक बल हमें 1.8 से कम नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सीसा संचायक सेल को जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको पूरे तरीके से डिस्चार्ज नहीं करना है, अर्थात हमें इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.8 से कम नहीं होने देना है। उसका कारण क्या है कि इसकी प्लेटों पर पीवी क्या होता है, SO4 होता है, राइट। तो इसकी जो प्लेट है अगर 1.8 से कम हो जाएगा तो जो PvSO4 है वो इतना कठोर हो जाएगा कि उसका PV या PVO में बदलना संभव नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पर अगर सेल का ये जो है सेल का अगर हमने सेल को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया और उसका EMF अगर 1.8 वोल्ट से क्या हो गया, कम हो गया, तो उस स्थिति में जो PvSO4 है वो कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा तो वो आसानी से PB में एनोड पर और कैथोड पर PvO2 में परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात उस सेल को, राइट, इस सेल को आवेशन द्वारा
इसमें जो PbSO4 है उसको Pb एवं PbO में बदलना क्या होगा, संभव नहीं होगा। और अगर PbSO4 Pb और PbO में नहीं परिवर्तित होगा, लिथार्ज में परिवर्तित नहीं होगा, तो रासायनिक क्रिया नहीं होगी, अर्थात सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहली चीज ये है कि इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो निरावेशन के समय इसका विद्युत वाहक बल 1.8 से कम नहीं होने देना चाहिए। इसके पहले ही हम सेल को चार्ज कर लेंगे तो जो PbSO4 है वो आसानी से लेड में एवं लिथार्ज में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरा इसका दोष क्या है कि इस सेल से अधिक प्रबल धारा नहीं लेनी चाहिए, राइट। उसका कारण क्या है कि इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा से सेल क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ये इसका दूसरा दोष है। तीसरा क्या हो जाएगा कि जब सेल आवेशित अवस्था में हो तो इसमें जो प्लेटें हैं वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, अम्ल में डूबी हुई रहना चाहिए। अर्थात जब हम सेल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग के दौरान में जो H2SO4 है, राइट, ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इसीलिए यहाँ पर जो H2SO4 में इसकी जो दोनों प्लेटें हैं, राइट, धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट, ये दोनों डूबी रहना चाहिए, राइट। तो जब सेल को हम प्रयोग नहीं करते हैं तब भी, और जब सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं तब भी। तो जब सेल से प्रयोग नहीं करते हैं या आवेशित करते समय इसकी जो दोनों प्लेटें हैं वो H2SO4 में डूबी हुई रहना चाहिए। साथ ही साथ समय समय पर इसमें आसुत जल, जो डिस्टिल्ड वाटर है, वो भी मिलाते रहना चाहिए, राइट, जिससे बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया से जो जल की क्षति होती है वो पूर्ति हो जाए। साथ ही इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो पहला क्या है कि उपयोग करते समय इसका EMF 1.8 से कम नहीं होने देना है। दूसरा, अधिक समय तक हमको प्रबल धारा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे ये ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से खराब हो सकता है। तीसरा, जब सेल उपयोग में ना ले रहे हो या सेल को चार्ज कर रहे हो तब इसकी जो प्लेटें हैं वो अम्ल में डूबी रहना चाहिए। फिर बाष्पीकरण से जो जल की क्षति होती है, राइट, उसकी वजह से इसमें डिस्टिल्ड जो वाटर है वो भी मिलाते रहना चाहिए और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो शुद्ध लेना चाहिए। तो ये सीसा संचायक सेल का प्रयोग करते समय की क्या है, सावधानियां। तो अब हमारे प्राथमिक सेलों को भी पढ़ चुके हैं, सीसा संचायक सेल को भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम नीफे सेल या क्षारीय सेल। तो देखिए, जो नीफे सेल है या क्षारीय संचायक या एल्कली अक्यूमुलेटर जो सेल है, इसका आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। तो नीफे सेल का आविष्कार एडिसन ने किया था और इस सेल का जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। अब हम जो है नीफे सेल की संरचना को समझते हैं। तो नीफे सेल की संरचना में एक बर्तन होता है, राइट, और उस बर्तन में यहाँ पर, राइट, तो नीफे सेल की संरचना में एक बर्तन होता है और इस बर्तन में यहाँ पर दो जो छड़ें हैं वो डूबी हुई होती हैं। तो ये हो जाएंगी यहाँ पर दो छड़ें, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। राइट, अब देखिए, ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये दरअसल किसके बने हुए होते हैं, ये दोनों जो टर्मिनल हैं ये स्टील के बने हुए होते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, KOH को हम यहाँ पर भर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगी स्टील छड़ कह सकते हैं, राइट, जो कि क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड के रूप में कार्य करती है। और ये भी क्या होती है, स्टील की एक छड़ होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करती है। अब इन छड़ों में यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों छड़ों में यहाँ पर दो अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। इसमें जो बेलनाकार नली होती है, राइट, इसमें निकल हाइड्रॉक्साइड जो है क्या होता है, भरा हुआ होता है। साथ ही जो धन प्लेट है, धन प्लेट या जो एनोड है,
ये एनोड क्या होती है, धन प्लेट या एनोड छिद्राकार होती है, जिसमें क्या भरा हुआ होता है, निकेल हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। इसमें क्या भरा है, यहाँ पर निकेल हाइड्रोक्साइड जो है इसमें भरा हुआ रहता है। साथ ही जो ऋण प्लेट है वो भी क्या होती है, स्टील की बनी हुई होती है, और इसमें क्या होता है, लोहे का चूर्ण। इसमें क्या हो जाएगा, लोहे का चूर्ण हो जाएगा, प्लस का मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, ऑक्साइड इसमें क्या होता है, भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ इसमें हम क्या भर देते हैं, KOH, या यहाँ पर KOH जो है, KOH का विलयन जो है भरा रहता है, राइट। और इसकी सांद्रता कितनी होती है, 20% होती है। तो अब अगर इसकी पूरी संरचना आपने जान ली हो तो हम देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। जो नीफे सेल है इसमें लोहे का, रबर का या प्लास्टिक का एक बर्तन होता है, जिसमें 20% जो है सांद्रता वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH का घोल होता है। और दरअसल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, इसीलिए तो इस सेल को क्या कहते हैं, क्षारीय संचायक सेल कहते हैं, राइट। वहीं सीसा संचायक सेल में H2SO4 का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए उसे अम्लीय संचायक सेल, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको क्षारीय संचायक सेल भी कहते हैं, जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में हम क्या मिलाते हैं, LiCl। यहाँ पर LiCl को भी हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में मिला देते हैं, लिथियम क्लोराइड को मिला देते हैं। फिर इसकी जो एक छड़ होती है, धनात्मक छड़ होती है, जो कि स्टील की बनी होती है, और इसकी स्टील की छड़ में इस तरीके से क्या भर देते हैं, यहाँ पर NiOH2 भर देते हैं, और जिसकी जो नेगेटिव छड़ होती है, राइट, वो भी स्टील की बनी होती है, जिसमें लोहे का चूर्ण एवं मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो भर दिया जाता है। ये इस सेल की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, 1.35 होता है। अब हम यहाँ पर नीफे सेल की विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी कि जो नीफे सेल है जब ये पूर्णतः आवेशित होता है तो इसका जो EMF होता है वो 1.35 होता है। सीसा संचायक का कितना होता है, 2.2। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपसे सीसा संचायक सेल एवं नीफे सेल में अंतर भी पूछ लिया जाए। 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीफे सेल तथा सीसा संचायक सेल में अंतर स्पष्ट करिए, तो हम यहाँ पर बताते चलेंगे, राइट। तो सीसा संचायक सेल जब पूर्णतः चार्ज होता है तो उसका जो EMF होता है वो होता है 2.2, और इसका कितना होता है, 1.35। दूसरा हो जाएगा कि सीसा संचायक सेल से हम अधिक समय तक प्रबल धारा ले सकते हैं। इसके विपरीत जो नीफे सेल है इससे प्रबल धारा नहीं ली जा सकती है। वहीं सीसा संचायक सेल की क्षमता होती है 70%, और इसकी दक्षता सीसा संचायक सेल की दक्षता होती है 70%, और इसकी दक्षता होती है केवल और केवल 50%। सीसा संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है H2SO4 को विद्युत अपघट्य के रूप में, परंतु इस सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल भारी होता है, इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता है। वहीं ये अपेक्षाकृत हल्का होता है, इसीलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम ले जा सकते हैं। फिर हमने देखा था जो सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल को अगर हमने 1.8 वोल्ट इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। सीसा संचायक सेल अगर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया या उसका EMF 1.8 से कम हो गया तो सीसा संचायक सेल खराब हो जाता है। परंतु जो नीफे सेल है ये अगर पूरी तरीके से डिस्चार्ज भी हो जाए तब भी इसको क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। यही इसकी जो है विशेषता है, राइट। तो ये हो गई नीफे सेल की विशेषताएं। और अब हमने यहाँ पर सभी सेलों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साधारण वोल्टीय सेल, लैग्रांजी सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल और नीफे सेल, राइट। मुख्य परीक्षा में रिवीजन के लिए इनकी 3 चीजें आप जरूर याद रखें, राइट। वो हो जाएंगी इनका क्या, दोनों इलेक्ट्रोड, उसके बाद में
इनका क्या हो जाएगा ईएमएफ और इनका क्या हो जाएगा विद्युत अपघट्य। जैसे अगर हम बात करते हैं साधारण वोल्टेज सेल में, तो इसमें क्या हो जाएगी तांबे की छड़ कैथोड, जस्ते की छड़ जो है तांबे की छड़ क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसमें तांबे की छड़ हो जाएगी एनोड और जस्ते की छड़ हो जाएगी कैथोड। विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.8 हो जाएगी। तो Cu क्या हो जाएगा एनोड और Zn क्या हो जाएगा कैथोड। अब लेक्लांसी सेल में क्या हो जाएगा पारालेपित जस्ते की छड़ क्या हो जाएगी नेगेटिव एनोड और इसमें कार्बन की छड़ क्या हो जाएगी कैथोड हो जाएगी, राइट। और इसमें किसका प्रयोग कर रहे थे हम NH4Cl का। इसका जो विद्युत वाहक बल था, इसका विद्युत वाहक बल कितना था 1.5, राइट। अब शुष्क सेल में क्या अंतर था, शुष्क सेल में यहां पर जो जस्ते का बर्तन था, राइट, इसमें ध्यान रखें इसमें जस्ते की क्या थी छड़, लेकिन शुष्क सेल में जस्ते का क्या था बर्तन। तो जस्ते का जो बर्तन था वो था नेगेटिव टर्मिनल, साथ ही इसका जो कार्बन की छड़ थी वो क्या थी पॉजिटिव टर्मिनल। इसका जो विद्युत वाहक बल था वो था 1.5 और इसमें जो पेस्ट था वो क्या था NH4Cl की लुगदी, राइट, या पेस्ट। फिर हो जाएगा डेनियल सेल में हमने देखा था तांबे का बर्तन, राइट। तो तांबे का बर्तन क्या था पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। नेगेटिव टर्मिनल में इसमें क्या था जस्ते की छड़, ध्यान रखें इसमें क्या थी जस्ते की छड़, इसमें नेगेटिव टर्मिनल थी, राइट। ये वोल्टेज सेल का क्या संशोधित रूप था, तो इसका ईएमएफ था 1.08। और डेनियल जो सेल है इसमें हमने किसका प्रयोग किया था H2SO4 का विद्युत अपघट्य के रूप में। फिर सीसा संचायक सेल में पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल दोनों क्या थे लेड की क्या हो जाएंगी छड़ें हो जाएंगी। तो लेड की छड़ें इसमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल थे, राइट। फिर इसमें जो था H2SO4 क्या था विद्युत अपघट्य के रूप में था, इसका ईएमएफ था 2.2 वोल्ट, राइट। चलिए इसको कार्बेटरी कहते हैं, इसको शुष्क सेल को टॉर्च सेल कहते हैं। द्वितीयक सीसा संचायक सेल को जो है अम्लीय संचायक सेल या इसको कार्बेटरी कहते हैं। फिर नीफे सेल में जो छड़ें थी वो किसकी थी स्टील की छड़ें पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल के रूप में थी। साथ ही साथ इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य के रूप में था। इसका विद्युत वाहक बल आवेशन के पश्चात कितना था 1.35 वोल्ट। तो एक तरीके से ये हमने पूरे के पूरे सेल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, राइट। आप डायग्राम के साथ में अगर इनको तैयार कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा, राइट। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।